लूसेंट में स्टार्ट करेंगे मध्यकालीन भारत। उसमें पहला है क्या है, भारत पर अरबों का आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया। अरबों ने सिंध पर 712 में विजय पाई। अरब आक्रमण के समय सिंध पर ताहिर का शासन था। भारत पर अब्बासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। मोहम्मद गजनवी अलप्तगीन नामक एक तुर्क सरदार गजनी का संस्थापक था। कौन था? अलप्तगीन। अल्तबगीन का गुलाम दामाद सुबुक्तदीन था। मोहम्मद गजनवी सुबुक्तदीन का पुत्र था। अपने पिता के काल में गजनी खुरासन का शासक था वह। मोहम्मद गजनवी ने 27 वर्ष की अवस्था में 1997 में गद्दी पर बैठा। बगदाद के खलीफा अल कादिर बिल्ला ने मोहम्मद गजनवी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यामिन उद्दौला और यामिन उल मिल्लाह की उपाधि दी। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 में किया। यह आक्रमण शाही राजा जयपाल के विरुद्ध था। इसमें क्या हुआ? जयपाल की पराजय हुई थी। मोहम्मद गजनवी का 1001 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। मोहम्मद गजनवी का क्या हुआ? 1001 में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। मोहम्मद गजनवी ने थानेश्वर के चक्र स्वामिन की काश्य मूर्ति आदम प्रतिमा को गजनी भेजकर रंगभूमि में रखवाया। मोहम्मद गजनवी का सबसे चर्चित आक्रमण 1024 में सोमनाथ के मंदिर सौराष्ट्र पर हुआ। इस मंदिर की लूट में उसने करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी। सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के लिए अहिलवाड़ा के शासक पर मोहम्मद ने आक्रमण किया। सोमनाथ मंदिर लूट ले जाने के क्रम में मोहम्मद पर जाटों ने आक्रमण किया और कुछ संपत्ति लूट ली थी। मोहम्मद गजनवी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध था। मोहम्मद गजनवी की मृत्यु 1030 में हो गई। अलबरूनी फिरदौसी उत्पी फरूकी मोहम्मद गजनवी के दरबार में रहते थे। मोहम्मद गौर मोहम्मद गजनवी के अधीन एक छोटा सा राज्य था। गौर मोहम्मद गजनवी के अधीन एक क्या था? छोटा सा राज्य था। 1173 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौर का शासक बना। गौरी किसका शासक बना? गौर का। इसने भारत पर पहला आक्रमण 1175 में मुल्तान के विरुद्ध किया। मोहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन गुजरात में हुआ। यहाँ का शासन भीम द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह पराजित किया। मोहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें क्या हुआ? परिणाम कि पृथ्वीराज चौहान विजय हुए। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान थे और गौरी विजय हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 में गौरी और जयचंद्र के बीच में, जिसमें क्या हुआ? गौरी विजय हुआ। मोहम्मद गौरी भारत के विविध प्रदेशों पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या 15 मार्च 1206 में कर दी गई थी। फिर सल्तनत काल। गुलाम वंश की स्थापना 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। वह गौरी वंश का गुलाम था। ऐबक ने अपना राज्य अभिषेक 24 जून 1206 को किया था। कुतुबुद्दीन ने अपनी राजधानी लाहौर में बनवाई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। दिल्ली का कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण ऐबक ने करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाक्स बख्श भी कहा जाता है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला ऐबक का सहायक सेनानायक बख्तिल खिलजी था। ऐबक की मृत्यु 1210 में चागुन खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई। इसे लाहौर में दफनाया गया। ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, जिसने सिर्फ 8 महीनों तक शासन किया। आराम शाह की हत्या के बाद इल्तुतमिश ने 1211 में दिल्ली पर बैठा। इल्तुतमिश तुर्किस्तान का इल्बरी तुर्क था, जो ऐबक का गुलाम एवं दामाद था। ऐबक की मृत्यु के समय बदायूं का गवर्नर था। इल्तुतमिश ने लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके दिल्ली लाया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने 1229 में बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की वैधानिक स्वीकृति प्राप्त कर ली। इल्तुतमिश की मृत्यु अप्रैल 1236 में हो गई। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र रुकनुद्दीन गद्दी पर फिरोज शाह बैठा। वह योग्य और अल्पदिन शासन में उसकी मां तुकरान छाई रहे। अगर हम देखें तो इल्तुतमिश ने क्या क्या इंपॉर्टेंट कहा है? कुतुब निर्माण, जो कुतुब मीनार का कार्य किसने स्टार्ट किया था? ऐबक ने, उसको पूर्ण करवाया। सबसे पहले शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए।
चांदी का टका एवं तांबे का जितल और एकता प्रणाली चलाई। 40 गुलाम सरदारों का संगठन बनाया जो तुकरान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन किया। शाह तुकरान के अवांछित प्रभाव से परेशान होकर तुर्क अमीरों ने रुकनुद्दीन को हटाकर रजिया को सिंहासन पर आसीन किया। इस प्रकार रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम शासिका थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा यानी काबा, कुल्हा यानी टोपी पहनकर राजदरबार खुले मुंह जाने लगी। रजिया ने मलिक जमालुद्दीन याकूत को आमिर आखुर घोड़े का सरदार नियुक्त किया। गैर तुर्कों के सामंत बनाने में रजिया के प्रयासों ने तुर्की अमीरों के विरुद्ध होकर उसने बंदी बनाकर दिल्ली की गद्दी पर मुइज़ुद्दीन बहरम शाह को बिठा दिया। रजिया की शादी अल्तुनिया से हुई। इसे शादी करने के बाद राजा रजिया पुनः गद्दी प्राप्त करने का प्रयास किया लेकिन वह असफल रही। रजिया की हत्या 13 अक्टूबर 1240 में डाकुओं द्वारा कैथल के पास कर दी गई। बहराम शाह को बंदी बनाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या कब की गई? 1242 में की गई। बहराम शाह के बाद दिल्ली का सुल्तान अली मोहम्मद शाह 1242 में बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा 1246 में अलाउद्दीन मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर नसरुद्दीन मोहम्मद को सुल्तान बना दिया। नसरुद्दीन मोहम्मद एक ऐसा सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करता था। बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसरुद्दीन मोहम्मद के साथ कर दिया। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था जो इल्तुतमिश का क्या था? गुलाम था। तुर्कान चहलानी का विनाश बलबन ने किया था। तुर्कान चहलगानी का विनाश किसने किया था? बलबन ने। बलबन 1226 में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली पर बैठा। यह मंगोलों के आक्रमण की रक्षा करने में सफल रहा। राज दरबार में सिजदा पैबोस की प्रथा शुरुआत किसने की थी? बलबन ने। बलबन ने फारसी रीति रिवाजों पर आधारित नवरोज उत्सव का प्रारंभ किया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौह और रक्त की नीति का पालन किया। नसरुद्दीन मोहम्मद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। बलबन के दरबार में फारसी प्रसिद्ध कवि खुसरो यानी अमीर खुसरो और अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक सुमुद्दीन कैमूर था। अब हम अगर देखें तो गुलाम खिलजी वंश उसके पहले हम यहाँ पे अमीर खुसरो का देख लेते हैं। अमीर खुसरो का मूल नाम मोहम्मद हसन था। जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली यानी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदायूं के पास 1253 ईस्वी में हुआ था। खुसरो प्रसिद्ध सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक दिल्ली सुल्तानों के दरबार में थे। इन्होंने तूतीय हिंद यानी भारत के तोता के नाम जाना जाता था। सितार एवं तबले के आविष्कार कैसे अमीर खुसरो को दिया जाता है। गुलाम वंश 1290 से 1320। गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलाउद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। इसने किले खोरी को अपनी राजधानी बनाया। जलालुद्दीन की हत्या 1296 में उसका भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में कर दी। 22 अक्टूबर 1296 में अलाउद्दीन दिल्ली का सुल्तान बना। अलाउद्दीन के बचपन का नाम अली और गुरशाब था। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन व स्थायी सेना की नींव रखी। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल और स्थायी सेना थी। घोड़ा दागने और सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व की दर को बढ़ाकर उपज का 1/2 भाग कर दिया था। इसने खम्स लूटे गए धन में से जो होता था, इसको क्या कहता था? खम्स में सुल्तान का हिस्सा 1/4 के स्थान पर 3/4 कर दिया। व्यापारियों से बेईमानी को रोकने के लिए कम तोलने वाले व्यक्ति के शरीर से मांस काट लेने का आदेश दिया। इसने अपने शासनकाल में मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया। दक्षिण भारत की विजय के लिए अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को भेजा। जमेत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सिरी का किला, 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। देवी अधिकार के सिद्धांत को अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया। सिकंदर सानी की उपाधि स्वयं को अलाउद्दीन खिलजी ने विकसित किया, यानी खुद को ही दे दी उपाधि। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक याकूत को दीवान एन रियासत नियुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा नियुक्त परवाना नवीस नामक अधिकारी वस्तुओं की परमिट जारी करता था। सहना ए मंडी, यहाँ खाद्यान्नों की बिक्री हेतु लाया जाता था।
सराय दल, यहाँ वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक का तेल, अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। अब बाजार नियंत्रण प्रणाली में नवीन पद कौन कौन से बनाए थे उसने? देखो क्या कौन कौन सा था? पहले दीवाने रियासत, ये क्या था? ये व्यापारियों पर नियंत्रण करता था। यह बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था को संचालित करता था। फिर सहना ए मंडी, प्रत्येक बाजार में बाजार का अधीक्षक, फिर बरीद बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करता था। फिर मुहियान या गुप्तचर गुप्त सूचना प्राप्त करता था। अलाउद्दीन खिलजी की आर्थिक नीति की व्यापक जानकारी जियाउद्दीन बर्मी की कृति तारीख फिरोज शाही में मिलती है। खजाउद्दीन भुतो, अमीर खुसरो, रेला इब्नुता, फितूसल तासिम इस्लामी की कहती है। मूल्य नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुंसिफ, सेंसर, नजीर, नाप तौल अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। राजस्व सुधारों के अंतर्गत अलाउद्दीन ने सर्वप्रथम मिल्क, इनाम और वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमि को वापस लेकर उसे खालसा भूमि में बदल दिया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए जाने वाले दो नवीनता थे। पहला चराई कर, यानी दुधारू पशु पर लगाया जाता था, और दूसरा गड़ी कर, जो घरों और झोपड़ी पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 को हो गई। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 में दिल्ली के सिंहासन बैठा। नग्न स्त्री पुरुष की संगत से पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर आ जाता था। बरने के अनुसार मुबारक कभी कभी नग्न होकर राज दरबारों के बीच दौड़ा करता था। मुबारक खां ने खलीफा की उपाधि धारण की। मुबारक खां के वजीर खुसरो ने 15 अप्रैल 1320 को इसकी हत्या कर दी और स्वयं को दिल्ली के सिंहासन पर बिठा दिया। खुसरो खां ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की। उसके बाद हम आगे देखेंगे तुगलक वंश 1320 से लेकर 1398। 5 सितंबर 1320 को खुसरो खां को पराजित कर गाजी मलिक या गाजी गयासुद्दीन तुगलक के नाम से 8 सितंबर 1320 में दिल्ली के सिंहासन पर गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय में ये छूट गया। गयासुद्दीन ने करीब 29 बार मंगोल आक्रमण को विफल किया। किसने किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन के समय लिए गए अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। क्या करा उसने? अमीरों की भूमि को पुनः लौटा दिया। सिंचाई के लिए कुएं, नहरों का निर्माण करवा। संभवतः नहरों के निर्माण के लिए गयासुद्दीन प्रथम शासक था। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के समीप स्थित पहाड़ियों पर तुगलकाबाद नामक एक नया नगर स्थापित किया। रोमन शैली से निर्मित इस नगर में एक दुर्ग का निर्माण भी हुआ। इस दुर्ग को 56 कोट के नाम से जाना जाता था। फिर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु 1325 में बंगाल के अभियान से लौटते समय जूना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल में दबकर हो गई। गयासुद्दीन के बाद जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के शासन पर बैठा। मध्यकालीन सभी सुल्तानों ने मोहम्मद बिन तुगलक सर्वशिक्षित, विद्वान और योग्य व्यक्ति था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं, क्रूर कृत्यों, दूसरों के सुख दुख के प्रति उपेक्षा भाव रखने के कारण स्वप्नशील, पागल, रक्त पिचासु कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए अमीर कोही नामक नवीन विभाग की स्थापना की। कौन से विभाग की? अमीर कोही के नाम से। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी को स्थानांतरित की। इसका नाम दौलताबाद रखा। सांकेतिक मुद्रा के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक ने पीतल यानी फरिश्ता के अनुसार, तांबा यानी बनने के अनुसार धातु के सिक्के चलाए। इनका मूल्य चांदी के ऊपर टंका के बराबर होता था। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा क्रियान्वित 4 योजनाएं क्रमशः थीं। पहला, दोआब क्षेत्र में कर थी 1326 से 1327। राजधानी परिवर्तन कब की थी? 1326 से 1327 में। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330 में। और खुरासन एवं कराची का अभियान। आगे हम देखें तो अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता लगभग 1333 में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 1352 में सुल्तान ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेजा। इब्न बतूता के पुस्तक रहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने अपनी पुस्तक में विदेशी व्यापारियों के आवागमन, डाक चोरी की स्थापना यानी डाक व्यवस्था और गुप्तचर व्यवस्था के बारे में लिखा है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 में सिंध जाते समय ठट्टा के निकट हो गई। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दक्षिण भारत में हरिहर एवं बुक्का नामक 2 भाइयों ने 1336 में स्वतंत्र राज्य विजयनगर की स्थापना की। महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमान शाह ने 1337 में स्वतंत्र ब्राह्मणी समाज की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहासकार बर्नी लिखता है, अंततः लोगों को
लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से। मोहम्मद बिन तुगलक शेख अलाउद्दीन का शिक्षा व सल्तनत का पहला शासक था। वह अजमेर में शेख मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और बहराइच में सलार मसूद गाजी के मकबरे में गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने बदायूं के मीरन मुल्हिम, दिल्ली में शेख निज़ामुद्दीन औलिया, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन अज़दीन शेख आदि संतों की कब्र पर मकबरे बनवाए। फिरोज शाह तुगलक का राज्याभिषेक ठट्टा के नज़दीक 20 मार्च 1351 में हुआ। पुनः फिरोज का राज्याभिषेक दिल्ली में अगस्त 1351 में हुआ। खलीफा द्वारा इसे कासिम अमीर उल मोमिन की उपाधि दी गई थी। किसके द्वारा? खलीफा की द्वारा। राज्य व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर, कौन कौन सा? खराज यानी लगान कर, लगान के रूप में दिया। फिर खुद यानी युद्ध से लूटा गया माल, फिर जजिया और जाकात वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। फिरोज शाह तुगलक ने एक नया कर सिंचाई कर भी लगाया था। इसका उपज का कितना? 1/10 भाग होता था। फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण करा। फिरोज शाह तुगलक ने 300 नए नगरों की स्थापना की। इसमें हिसार, फिरोजाबाद, फतेहपुर, जौनपुर, फिरोज शाह प्रमुख हैं। इसके शासनकाल में खिज्र खां यानी टोपरा गांव मेरठ में अशोक के 2 स्तंभों को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए नए विभाग दीवाने खिरात की स्थापना की। सल्तनतकालीन सुल्तानों के शासनकाल में सबसे अधिक दासों की संख्या करीब 1,80,000 फिरोज शाह तुगलक के समय थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज ने एक नया विभाग दीवाने बंदगान की स्थापना की। इसने सैन्य पदों को वंशानुगत बना दिया। अपनी आत्मकथा फतूहात ए फिरोज शाही की रचना की। जियाउद्दीन बरनी शम्स ए सिराज ने अफीफ को अपना संरक्षण प्रदान किया। इसने ज्वालामुखी मंदिर के पुस्तकालय से लूटे गए 1300 ग्रंथों में से कुछ को फारसी में विद्वान अलाउद्दीन द्वारा दलायती फिरोजशाही नाम से अनुवाद कराया। इसने चांदी और तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के भारी संख्या में जारी किए। इसे अद्रा एवं विख कहा जाता है। फिरोज शाह की मृत्यु सितंबर 1388 में हो गई। फिरोज शाह काल में निर्मित खान ए जहां तेलंगानी के मकबरा की तुलना में जेरूसलम में निर्मित उमर की मस्जिद से की जाती हैं। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण करवाया। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था। इसका शासन दिल्ली से पालम तक रह गया था। तैमूर लंग ने सुल्तान नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय 1398 में दिल्ली पर आक्रमण करा। नसरुद्दीन के समय मलिक कुशक पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर एक हिजड़ा मलिक सरवर ने जौनपुर में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। फिर सैयद वंश 1414 से 1451। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। इसने सुल्तान की उपाधि न धारण करके अपने को रैयत ए आला की उपाधि से खुश रखा। खिज्र खां तैमूर लंग का सेनापति था। भारत लौटते समय तैमूर लंग ने खिज्र खां को मुल्तान दीपालपुर का शासक नियुक्त किया। खिज्र खां नियमित रूप से तैमूर के पुत्र शाहरुख को कर भेजता था। खिज्र खां की मृत्यु 20 मई 1421 में हो गई। खिज्र खां के पुत्र मुबारक खां ने शाह की उपाधि धारण की। याहिया बिन अहमद सरहिंदी को मुबारक शाह का संरक्षण प्राप्त था। इसकी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही में सैयद के वंश के विषय के बारे में जानकारी मिलती है। यमुना के किनारे मुबारकाबाद की स्थापना मुबारक शाह ने की थी। सैयद वंश का अंतिम सुल्तान अलाउद्दीन आलम शाह था। सैयद वंश का शासन लगभग 37 वर्षों तक चला रहा। लोधी वंश 1351 से 1526। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। वह 19 अप्रैल 1451 में बहलोल शाह गाजी की उपाधि से दिल्ली के शासन पर बैठा। दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय बहलोल लोधी को दिया जाता है। बहलोल लोधी ने बहलोल सिक्के का प्रचलन करवाया। अपने सरदारों को मकसद ए अली कहकर पुकारता था। अपने सरदारों के खड़े होने पर स्वयं को खड़ा रहता था। बहलोल लोधी का पुत्र निज़ाम शाह 17 जुलाई 1498
1490 में सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1504 में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। भूमि के मापन के प्रमाणित पैमाना गज ए सिकंदरी का पसंद सिकंदर लोदी ने किया। गुरुमुखी शीर्षक से फारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान सिकंदर लोदी था। सिकंदर लोदी ने आगरा में को अपनी नई राजधानी बनाया। इसके आदेश पर संसद के एक आयुर्वेद ग्रंथ से फारसी में फरंगे सिकंदरी परहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद किया। इसने नगरकोट के ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति को तोड़कर उसके टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया। इसने मुसलमानों को ताजा निकालने और मुसलमान स्त्रियों पर पीरों और संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। गले की बीमारी के कारण सिकंदर लोदी की मृत्यु 21 नवंबर 1517 को हो गई। इसी दिन इसका पुत्र इब्राहिम शाह की उपाधि से आगरा के सिंहासन पर बैठा। 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी बाबर से हार गया और इस युद्ध में वो मारा गया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमंत्रण पंजाब के शासक दौलत खां और इब्राहिम लोदी के चाचा आलम खां ने दिया था। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोदी के वजीर द्वारा कराया गया था। सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था। केंद्रीय प्रशासन का मुखिया सुल्तान। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर था। लोदी वंश के शासनकाल में सल्तनत काल में मंत्री मस्जिद को मस्जिद एक खलवत कहा गया। मजलिस एक खास मस्जिद एक बलवत की बैठक होती थी। बार एक खास इसमें सुल्तान सभी दरबारों, खानों, अमीरों और मालिकों व अन्य रईसों को बुलाता था। बार ए आजम सुल्तान राजकीय कार्यों का अधिकांश भाग पूरा करता था। मंत्री एवं उससे संबंधित विभाग। वजीर प्रधानमंत्री राजस्व विभाग का प्रमुख। मुशरिफ एवं मुबालिक महालेखाकार प्रांतों व अन्य विभागों से प्राप्त आय और व्यय का लेखा जोखा। मंजूमदार उधार लिए धन का हिसाब रखना। खजीन जो होता था वो कोषाध्यक्ष होता था। अजीर मुमालिक दीवान अर्ज अथवा सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी। उसके बाद सद उल सुदूर धर्म विभाग व दान विभाग का प्रमुख। काजी उल कज़ायत सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। फिर बरीद ए मुबालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी। वकील दर सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। दीवान खैरात दान विभाग। दीवान बंदगान दास विभाग। दीवान इस्तिकात पेंशन विभाग। दीवान मुस्तकार वित्त विभाग ये अलाउद्दीन खिलजी के था। फिर दीवान क्रोही यानी कृषि विभाग मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान अर्ज बलबन ये सैन्य विभाग से रिलेटेड था। फिर दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक। दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक। दीवान इस्तिकाक फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद ये राजस्व कर व्यवस्था है, जिसे उस्र जो होता था ना वो मुसलमानों से लिया गया क्या होता था भूमि कर। खराज जो होता था वो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर होता था। ज़कात जो होता था वो मुसलमानों का धार्मिक कर होता था, संपत्ति का 40वां हिस्सा होता था। जजिया जो होता था वो गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर लगा होता था। खस्म जो होता ना खम्स ये जो लूटे गए धन खानों अथवा भूमि पर गढ़े गए खजानों से प्राप्त संपत्ति का 1/5 भाग होता था, जिस पर सुल्तान का अधिकार होता था। शेष 4/5 भाग पर उसके सैनिकों अथवा खजानों से प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का अधिकार होता था। परंतु फिरोज शाह तुगलक को छोड़कर अन्य सभी शासकों ने 4/5 भाग स्वयं अपने रखा। सिकंदर लोदी ने गढ़े हुए खजाने में कोई हिस्सा नहीं लिया था। दिल्ली सल्तनत जो था ना वो अनेक प्रांतों में बटा हुआ था। इसमें एकता व सूबा कहा जाता था। यहाँ का शासन नयाब या वली या मुफ्ती द्वारा संचालित होता था। इक्ताओं को सिखों जिलों में विभाजित किया जाता था, जहाँ का प्रमुख अधिकारी सिखदार होता था और जो एक सैन्य अधिकारी भी था। सिख को परगनों में विभाजित किया जाता था। आमिल परगने का मुख्य अधिकारी या मुशरिफ लगाने का निश्चित करने वाला अधिकारी था। एक शहर या 100 गाँव के शासन की देखरेख अमीर सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या होती थी? ग्राम होती थी। सुल्तान की स्थायी सेना रखने वाले को खास खिल नाम दिया जाता था। मंगोल सेना की वर्गीकरण की 10वें प्रणाली को सल्तनत सैन्य व्यवस्था का आधार बनाया गया। सल्तनत काल में बारूद की सहायता से गोला फेंकने वाली मशीन को मंगलिक और अरकाद कहा जाता था। खिलजी वंश ने एकता प्रथा को समाप्त कर दिया।
एकता पर था कि दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की थी। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। हाथी बंगाल से मंगाए जाते थे। सल्तनत काल में शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। सल्तनत काल में किस पे? शरीयत, कुरान और हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानूनों के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे: कुरान, हदीस, इज्मा और कयास। उसके बाद सुल्तान सप्ताह में 2 बार दरबार में न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को मुक्ताई कहा जाता था। भूमि के माप जोक करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि खासा भूमि कहलाती थी। अलाउद्दीन खिलजी को दान में दी गई भूमि को छीनकर खासा भूमि में परिवर्तित कर दिया जाता था। देवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। 10 अश्वारोही यानी एक सर एक हिल, 10 सर एक हिल, एक सिपलासार, 10 सिपलासार मतलब एक आमिर, 10 आमिर मतलब एक मलिक, 10 मलिक मतलब एक खान। फिर सरश्रुति अच्छी किस्म के चावल के लिए, अहिलवाड़ा व्यापारियों को तीर्थ स्थल के रूप में, सतगांव रेशमी रजाइयों के लिए, आगरा नील उत्पादन के लिए, बनारस सोने चांदी के जड़ी के काम के लिए। ठीक है, धन्यवाद। अब अगला हम जो पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य होगा।